मैंने एक विकलांग से शादी की थी, सबके मना करने के बाद भी। शुरू में सब अच्छा था, पर कुछ समय बाद मेरे पति को मुझ में दिलचस्पी कम हो गई, या यूं कहूं कि खत्म ही हो गई। मेरे पापा ठीक नहीं थे तो मैं कुछ दिनों के लिए मायके गई। जब वापस आई तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो घर जहां की बहू सिर्फ मैं थी, वहां तो मैं अपने पति को बहुत प्यार करती थी। अपनी जिंदगी से मैंने ये तो सीखा कि एक औरत आदमी का हर परिस्थिति में साथ देती है, पर आदमियों को बदलते देर नहीं लगती। मेरे पति का नाम अनिल है। अनिल को मैंने उनकी हर परिस्थिति में स्वीकार किया था। अगर मैं चाहती तो हमारी शादी के समय ही मैं शादी करने से मना कर देती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जब हमारी सगाई हुई थी उसी समय मैंने अनिल को अपना पति मान लिया था और खुद से एक वादा किया था कि हर हाल में मैं उनका साथ दूंगी। सगाई के कुछ दिनों बाद ही एक एक्सीडेंट में अनिल के दोनों हाथ चले गए। आप जानते ही हैं, आज भी हमारे देश में आधे से ज्यादा शादियां इस गलतफहमी में हो जाती हैं कि अगर लड़के की सरकारी नौकरी है तो हमारी बेटी का भविष्य सुरक्षित है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। तो खैर, मैं आपको अपनी कहानी बता रही थी। जब उनके दोनों हाथ कटे तो मुझे हर किसी ने समझाया कि मैं शादी से मना कर दूं, लेकिन मैंने अनिल से शादी की, बिना ये सोचे कि मेरी पूरी जिंदगी बहुत कष्टदायक हो सकती है। हाँ, मेरे पापा जरूर ये चाहते थे कि मैं उन्हीं से शादी करूं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सरकारी नौकर थे। लेकिन मैं खुद भी अपने मन में अनिल को अपना पति मान चुकी थी और मैंने सोच लिया था कि हर परिस्थिति में मैं उनका साथ दूंगी। जिस दिन मैंने अनिल से शादी के लिए हाँ की थी, अनिल ने मुझे कहा था क्योंकि मैंने उनका हर परिस्थिति में साथ दिया है, वो भी मेरा साथ हर परिस्थिति में देंगे। उन्होंने कहा था कि वो मुझे हमेशा खुश रखेंगे। शादी का दिन पक्का हो गया और शादी भी बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई। मेरी शादी के शुरुआती कुछ साल बहुत अच्छे गुजरे। हालांकि अनिल के हाथ ना होने की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन तभी भी जैसे तैसे उस परिस्थिति में हमने जीना सीख लिया था। हमने अनिल को आर्टिफिशियल हाथ लगवा दिए थे ताकि उन्हें अपने लिए किसी भी तरीके की कोई हीन भावना महसूस ना हो। अब मेरी शादी को लगभग 3 साल हो चुके थे। बहुत इलाज भी करवाया था, लेकिन अभी तक भी कोई खुशखबरी नहीं थी। बहुत दुख होता था मुझे। अनिल ने तो साफ साफ कह दिया था कि उसे अपना ही बच्चा चाहिए। ये भी कोई तरीका हुआ? आप ही बताइए, क्या हम दोनों एक साथ बात करके एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते थे? लेकिन अनिल ने सिर्फ अपने मन की बात कही और मेरे मन की जानने की कोशिश तक नहीं की और वहां से बाहर चले गए। अब हमारी शादी में वो पहले वाली बात नहीं रह गई थी। सब कुछ बदला बदला सा लगता था। अब अनिल रात को बहुत लेट घर आते थे, अपने दोस्तों के साथ ही रहते थे और अगर कभी जल्दी घर आ भी जाते तो बहुत रात तक टीवी चलाकर बैठे रहते थे। उन्हें मुझसे जैसे कोई मतलब ही नहीं था। एक दिन मैंने उन्हें कहा कि आपको शर्म नहीं आती? अपनी बीवी को घर में रात को अकेला छोड़कर आप पूरी पूरी रात बाहर रहते हैं। अनिल ने छूटते ही मुझे जवाब दिया, शर्म तुम्हें आनी चाहिए, औरत होकर भी एक बच्चा नहीं दे पा रही हो। मैंने अनिल से कहा कि आप क्या समझते हैं कि औरत क्या बच्चा पैदा करने की मशीन है? अगर काम आए तो ठीक, और अगर नहीं आए तो किसी काम की नहीं रही। अनिल की बातें आज मुझे किसी तीर की तरह चुभ रही थी। ये वही अनिल थे जिनकी इतनी खामियों के बावजूद मैंने उन्हें खुशी खुशी अपनाया था। मैंने अनिल को कहा कि मुझे जानने का पूरा हक है कि आप मुझे छोड़कर पूरी पूरी रात कहाँ रहते हैं। अनिल मुझे देखने लगे, कहने लगे कि अच्छा, अब मुझे समझ आया, तुमको जलन होती है, शक होता है मुझ पर कि कहीं मैंने कोई दूसरी तो नहीं रख ली। मैंने कहा कि अगर आप रख भी लोगे तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी। अनिल कहने लगे कि अगर ऐसा ही है तो तुम समझ लो कि मैंने रख ली, बेशक ये सच ना हो। अनिल का इतना बोलना मेरे समझने के लिए काफी था कि वो किस तरफ जा रहे थे। इतना बोला और वहां से चले गए। उनकी हमेशा की आदत थी कि अपनी बात को बिना पूरा किए वहां से निकल जाना। रोना बहुत आ रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला। मैं नहीं चाहती थी कि अनिल को अपनी कमजोरी पता चलने दूं। मैं नहीं चाहती थी कि वो ये सोचे कि उनके बिना मैं नहीं रह सकती। जो सवाल मेरे मन में बैठ चुका था उसका जवाब मैं जानती थी कि मुझे अनिल से नहीं मिलेगा। खैर, मेरी सास की एक दोस्त है, उनकी बेटी आज हमारे घर आने वाली थी। मेरी सास उनके लिए उनकी बहन जैसी ही थी। आंटी की बेटी का नाम रीना था। अब वो हमारे घर लगभग साल भर रहने वाली थी। आंटी हमारे घर आई और सास को कहने लगी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुमने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो आज पता नहीं मेरा क्या होता। मेरे सारे रिश्तेदारों ने तो मुझसे मुंह बहुत पहले मोड़ लिया था, लेकिन एक तुम ही थी जिन्होंने मेरे पति के जाने के बाद भी मेरी इतनी मदद की। रीना हॉस्टल में भी रह सकती थी,
लेकिन अगर ये तुम्हारे पास रहेगी तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। रीना को भी बीएड करना था, तो वो अगले 1 साल यहीं पर रहने वाली थी। ये सब बातें हो ही रही थी कि अनिल वापस घर आ गए। आंटी ने अनिल से उनका हालचाल पूछा और उसके बाद कहा कि बेटा रीना को कॉलेज दिखा देना। फिर वो मेरी सास से पूछने लगी कि यहाँ से बस तो मिल जाती होगी ना। छूटते ही अनिल ने कहा कि आंटी आप टेंशन मत लीजिए, अगर कभी नहीं भी मिलेगी तो मैं खुद छोड़कर आऊंगा। अनिल ने रीना को देखा और मुस्कुरा दी। थोड़े दिन आंटी हमारे पास रही और उसके बाद वापस अपने घर चली गई। अनिल ने रीना को उसका कॉलेज दिखाया, उसकी जरूरतों का सामान खरीदा और कुछ कपड़े भी खरीदे। इसमें यह कहने की बात नहीं है कि पैसे बेशक अनिल नहीं दिए होंगे। खूब शॉपिंग कराई थी उन्होंने रीना को। अनिल रीना के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे, लेकिन मुझे इसमें कोई एतराज नहीं था। लेकिन ये जरूर था कि इसी बहाने अनिल रीना का जरूरत से ज्यादा ख्याल रख रहे थे। उसकी छोटी छोटी जरूरतें, उसके खाने पीने की चीजें, यहां तक कि उसको घुमाने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। बस एक बार वो बोल दे। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो अपनी पत्नी से ज्यादा किसी और पर ध्यान दे रहे थे। मेरे बर्दाश्त से बाहर था। सिर्फ अनिल ही नहीं, मेरी सास भी हमेशा रीना रीना ही करती रहती थी। ना जाने इन दोनों के बीच क्या चल रहा था। बस बहुत हो गया था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अनिल से पूछ ही लिया कि तुम आजकल रीना के ज्यादा आगे पीछे नहीं घूम रहे। तो मुझे कहने लगे कि तुम जानती हो ना वो बिन बाप की बेटी है। मैंने छूटते ही कहा, तो क्या तुम उसकी जिंदगी में उसके बाप बन गए हो? अनिल को मेरी ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। मुझ पर चिल्लाने लगे, कहने लगे कि आज तो बोल दिया, दोबारा मत बोलना। मैंने भी अपनी आवाज उनसे ऊंची कर दी थी। मैंने कहा कि तुम जो हरकतें कर रहे हो मुझे साफ साफ समझ आ रहा है। इतना भोला बनकर रीना को दिखाना मुझे नहीं। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। उनकी शक्ल देखकर ये महसूस हो रहा था कि जैसे उनको मेरी कोई बात समझ ही नहीं आ रही है। बहुत मासूम बनने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं तुम्हें हफ्ते भर से बोल रही हूँ मार्केट चलने के लिए। तो कहने लगी कि मेरे पास समय नहीं है। मैंने कहा और रीना के लिए? उसके लिए तो तुम हमेशा तैयार रहते हो। चिल्लाकर मुझे कहने लगे, अपना मुंह बंद रखो, बार बार उसका नाम मत लो। मैंने कहा तो क्या करोगे? तो वो तुरंत कमरे के बाहर निकल गए। जिन पुरुषों में हिम्मत नहीं होती ना, वो सारी बातें बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। अनिल के पास मेरी बातों का वैसे भी कोई जवाब नहीं था। अनिल गुस्से से अपनी माँ के कमरे में चले गए। वहां जाकर बड़बड़ बड़बड़ करने लगे। इसे बिल्कुल तमीज नहीं है। मेरी सास भी उसका पूरा साथ देते हुए बोली कि बेचारी रीना कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई है, ये तो उसको भी चैन से जीने नहीं देगी। कुछ देर हुई थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है कि अतिथियों का अपमान करो। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? मैंने छूटते ही अपनी सास को कहा, और आपका बेटा आपकी बहू के साथ क्या कर रहा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा? आप दोनों ही रीना के साथ इतना व्यस्त हो चुके हैं कि किसी के पास भी मेरे लिए समय ही नहीं है। मुझे आप लोगों ने नौकरानी बना दिया है जो आप तीनों का काम करे। मेरी सास कहने लगी कि अगर अनिल आज कुछ भी कर रहा है तो उसमें भी तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारी शादी को कितने साल हो चुके हैं और तुम आज भी बांझ हो। मेरी सास की बातें मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। मैंने उन्हें बोल ही दिया कि क्या आप रीना को इसलिए यहाँ लेकर आई थी ताकि वो पति पत्नी के बीच में आ जाए? मेरी सास कहने लगी कि वो तुम्हारे बीच में नहीं आई है। पति पत्नी का रिश्ता तो एक बच्चे की वजह से मजबूत होता है और वो बच्चा तुम दे नहीं सकती। तो मैं भी आज कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। मैंने कहा, तो क्या ये संभावना अब आप रीना में ढूंढ रही हैं? हद होती है बेशर्मी की। आपका बेटा गलत कर रहा है और आप भी उसी का साथ दे रही हैं। मेरी सास कहने लगी, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो तुम्हारी मर्जी, दरवाजा खुला हुआ है। उनकी बातें सुनकर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। कमरे में लेटे हुए मैं सोच रही थी कि मैं कितनी पागल थी ना, जो अपने पति की अपंगता होने के बाद भी मैंने उन्हें तहे दिल से अपनाया था। और बस क्योंकि मैं मां नहीं बन पा रही थी, उन्होंने इसे मेरी कमी समझ लिया और मेरा प्यार उन्हें दिखा ही नहीं। और तो और वो मुझसे छुटकारा पाने के तरीके भी ढूंढ रहे हैं। मेरी सुहागरात वाले दिन तो अनिल मुझे बहुत प्यार से कह रहे थे कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है, जिसका दिल इतना बड़ा है कि सब कुछ जानने के बाद भी उसने मुझे अपनाया। तो मुझ पर भरोसा करो कि मैं तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर आज क्या हो गया था अनिल को? कहते हैं ना कि जब कभी भी बच्चा गलत रास्ते पर जाए तो माँ बाप उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं, पर यहाँ तो मेरी सास ने सब कुछ देखने के बाद भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो कैसे अपने बेटे को ये सब करने से नहीं रोक रही थी? ये सब सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लगी। अगले दिन सुबह ही मेरे भैया का फोन आया।
वो कहने लगे कि पापा की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है तो आने के लिए। मैं फटाफट तैयार हुई और अपने मायके चली गई। रास्ते में सोच रही थी कि पापा से बात करके अपना मन थोड़ा हल्का कर लूंगी, लेकिन जब पापा को देखा तो उन्हें कुछ ना बता पाई, क्योंकि वो पहले से ही बीमार थे। मेरी बातों से और टेंशन में हो जाती उन्हें। पर मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, उनकी नजरों से मेरी तकलीफ छुपी नहीं थी। उनके पूछने पर मैंने उन्हें बहुत मना किया कि कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे आंसू उन्हें सब कुछ बता दिया। भाभी को मैंने सब कुछ बता दिया था। जब रात को भैया आए तो भाभी ने उन्हें भी सारी बातें बता दी। भैया बहुत गुस्से में आ गए थे। सुबह जब नाश्ते की टेबल पर हम सब बैठे थे तो भैया बहुत गुस्से में अनिल के लिए बातें कर रहे थे। उनका गुस्सा होना जायज था। कोई भी भाई अपनी बहन को दर्द में नहीं देख सकता। भैया कहने लगे कि तुझे वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको यहाँ बुला, मैं उससे खुद बात करता हूँ। मैंने किसी तरह भैया को शांत किया। मैंने कहा कि भैया जाने दीजिए, मेरे घर का मामला है, मैं खुद सुलझा लूंगी। महीना भर अपने भाई भाभी के साथ रहकर बहुत दुखी और भारी मन से मैं अपने ससुराल वापस आ गई। जब मैं घर से निकल रही थी तो मेरी भाभी ने मुझे गले लगाते हुए कहा कि तुम जानती हो कि भाभी को माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमेशा सबका ध्यान रखती है। आप मेरे लिए मेरी बेटी जैसी ही हैं। मैं आपको अभी भी कह रही हूँ कि अगर आपको कभी भी लगे कि आप वहां नहीं रह सकती तो आप उसी समय वहां से वापस आ जाइएगा। मैं आपका जिंदगी भर ध्यान रखूंगी। भाभी की ऐसी बातें सुनकर मुझ में उस सिचुएशन से लड़ने की और हिम्मत आ गई थी। मैंने भाभी को कहा कि भाभी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने घर में सब कुछ ठीक कर लूं। जैसे ही अपने ससुराल में पहला कदम रखा, सामने ही मैंने रीना को देखा। मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह सच सवर कर घर में घूम रही थी। क्या मैं जो सोच रही थी वो सही है? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं फटाफट अपने कमरे में गई तो देखा कि अनिल आराम से बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैं उनसे सवालों पर सवाल पूछे जा रही थी और वो आंख बंद करके मुझे अनसुना कर रहे थे। मैंने उन्हें जोर से हिलाया। मैंने कहा क्या है ये सब? तो कहने लगे कि तुमको जो समझ आ रहा है वही सच है। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे थे। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी कर कैसे सकते हो? क्या जवाब दूंगी मैं सबको? अनिल कहने लगे मुझे अपना बच्चा चाहिए था। मैंने उन्हें कहा कि तुमने मुझसे बात करनी भी जरूरी नहीं समझी। कहने लगी कि क्यों? अगर तुमसे बात करता तो तुम क्या राजी हो जाती? मैंने कहा हाँ शायद। इतना सुनते ही वो फटाफट बिस्तर से उठे और मुझे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगे। मुझे तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने उन्हें पीछे धक्का दिया। मुझे उस टाइम ना तो रोना आ रहा था और ना ही हंसना। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला। अब जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकती थी। मैंने समझौता करना ही सही समझा, लेकिन मुझे साथ ही साथ अनिल को उसकी औकात भी दिखानी थी। मैंने उसे कहा कि मुझे दुख इस बात का बिल्कुल भी नहीं कि तुमने रीना से शादी कर ली। मुझे दुख इस बात का है कि तुमने मुझे धोखा दिया। मुझसे एक बार बात करनी तक जरूरी नहीं समझी। बांझ शब्द एक औरत के लिए किसी गाली से कम नहीं होता जो तुमने मुझे दी है। तुम खुद सोचो, तुम भी तो विकलांग हो ना। अगर मैंने शादी के समय तुम्हें विकलांग बोलकर शादी के लिए मना कर दिया होता तो तुम्हें कैसा लगता? लेकिन मैंने तुम्हारा हर स्थिति में साथ दिया। तुमने मेरे साथ क्या किया? उसके पास मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं था। यही उम्मीद थी मुझे उससे। खैर ये बात मेरे मायके तक पहुंची। कुछ ही देर में मेरे भैया बहुत गुस्से में घर आए। अनिल को जोर जोर से आवाजें लगाने लगे। कहने लगे कि बाहर निकल, सरकारी नौकरी होने के बाद भी तू इस तरीके की घटिया हरकत की है। तुझे तो मैं जेल भेजूंगा। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तेरे अफसरों से मैं शिकायत करूंगा। 2 दिन में अगर तेरी सरकारी नौकरी छुड़ा नहीं दी तो मेरा नाम बदल देना। मैंने अपने भैया को जैसे तैसे संभाला और शांत रहने के लिए कहा। अनिल चुपचाप पीछे के दरवाजे से घर के बाहर निकल गए थे। मेरी सास बाहर आई और कहने लगी, हम कौन सा तुम्हारी बहन से उसका हक छीन रहे हैं? हमने तो रीना से शादी करके बस एक बेसहारा को सहारा दिया है। तुम्हारी बहन इसी घर में आराम से रह सकती है। मेरे भाई ने कहा कि तुमने एक को सहारा देकर दूसरे को बेसहारा कर दिया। मेरी सास कहने लगी कि दोनों बहनों की तरह रहेंगे। ना तो मैं चाहती हूं कि ये इस घर से जाए और ना ही अनिल। मेरे भैया ने कहा, आप लोग तो बहुत बेशर्म हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही इस तरीके की बातें करते हुए? वो मुझे कहने लगे कि जाकर अपना सारा सामान पैक कर ले, कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। मैंने अपने भैया को कहा कि भैया मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल से मेरी अर्थी ही जाए। आज भी हमारे समाज में घर वापस आई बेटियों की कोई इज्जत नहीं होती और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। भैया की आंखें भर आई। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और समझाया
कि तुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो या तुझे ना रहना हो तो बिना एक बार सोचे अपने घर वापस आ जाना। तेरे अपने घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। और वो वहां से चले गए। कुछ ही देर में अनिल वापस आए। वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे। मैंने भी उसकी अकल ठिकाने लगा दी। एक मन तो मेरा हुआ कि मैं पुलिस के पास जाऊं, लेकिन वहां जाकर क्या ही होता। कुछ समय केस चलता, वो जेल जाता, उसकी नौकरी चली जाती, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। तो सोचा कि यहीं इसी घर में रहकर अपने लिए लड़ती हूँ, लेकिन शायद मैं उतनी मजबूत भी नहीं थी। मैंने अनिल को कहा कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तो उसने मुझे एक फ्लैट खरीद कर दिया और हर महीने मुझे 20,000 रुपए दिया करता था। मैंने एक टीचर की जॉब ज्वाइन कर ली थी। अच्छे से काम करती थी मैं वहां, अकेले उसी फ्लैट में रहती थी। हर महीने वो पैसे पहुंचा दिया करता था। मैंने उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं रखा था, सिर्फ इतना ही कि वो मुझे पैसे दे देता था और मैं ले लेती थी। रीना के साथ वो खुश था। समय गुजरने लगा। एक दिन वो मेरे पास आया और मुझे कहने लगा औलाद का सुख शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। उसकी ऐसे बातें सुनकर मुझे उससे थोड़ी हमदर्दी हुई। आखिर था तो मेरा पति। अगर मैं चाहती तो मैं उसे उसी समय ऐसी ऐसी बातें सुनाती कि उसी समय उसका मुंह बंद हो जाता, लेकिन मैं अपने पुराने जख्म को कुरेदना नहीं चाहती थी। मैंने उससे बस इतना पूछा कि क्यों, क्या हुआ। कहने लगा कि उसके खून में इन्फेक्शन आया है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो बच्चे को जन्म देगी तो बच्चा स्वस्थ नहीं होगा। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। बेचारी रीना। अगर इन्होंने मेरी बात मान ली होती और एक बच्चा गोद ले लिया होता तो हमें औलाद का सुख मिल गया होता और किसी बच्चे का जीवन संवर गया होता। यूं ही दो जिंदगियां खराब ना हुई होती, एक मेरी और एक रीना की। लेकिन मुझे उनसे कोई सवाल जवाब करना ही नहीं था। कुछ देर चुप रहने के बाद कहने लगा कि मैं तुमसे कैसे कहूं, उसका दोहरा चरित्र तो मैं बहुत पहले ही जानती थी। मैंने उससे नहीं पूछा कि वो क्या कहना चाहता है। कुछ देर रुककर मुझे कहने लगा कि हम फिर से एक हो सकते हैं। ऐसे सवाल पर मन तो किया कि उसे 2 थप्पड़ मारूं, लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला। मैंने कहा कि तुमको शर्म नहीं आती इस तरीके की बातें करते हुए? तुम तो बहुत ही बेशर्म निकले। शायद यही तो फर्क होता है एक स्त्री और एक पुरुष में। हमारे समाज में करवा चौथ, तीज जैसे हर त्योहार सिर्फ महिला से कराए जाते हैं, आदमियों से नहीं। क्यों? हमारा समाज ही दोहरी सोच रखता है। आदमियों को तो इतनी छूट दे रखी है समाज ने, चाहो तो 2 शादी करो, बच्चा करने का मन है तो करो, नहीं चाहते हो तो अपनी बीवी को मना कर दो, जो मनाए वो करो, बीवी के ऊपर हाथ उठाओ, तभी तो इनमें इतनी हिम्मत होती है। और एक औरत को माँ के नाम पर बांध दिया जाता है। पूरी जिंदगी बस एक ऐसे रिश्ते में बंध कर वो रह जाती है। मैं उसी समय में वापस आई। मैंने अनिल से कहा, ये सब बातें तुम्हें पहले नहीं याद आई जब तुमने मुझे छोड़ा और रीना से शादी कर ली? कहने लगा कि वो मेरी एक गलती थी, मुझे माफ कर दो। और तो हर मुझे आइडिया दे रहा था। कहने लगा कि आईवीएफ से तुम माँ बन जाओ मेरे बच्चे की, हम तीनों बहुत खुश रहेंगे। आप देख रहे हैं उसकी बेशर्मी की हद तक। मन तो किया कि अभी से धक्के मारकर घर के बाहर निकाल दूं। कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। मेरा इतना कहना था कि उसका चेहरा जैसे खुशी से खिल गया। मैंने उसकी खुशी को खत्म करते हुए कहा कि ज्यादा खुश मत हो तुम जो कह रहे हो वो कभी नहीं होगा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम एक काम करो, तुम तीसरी शादी कर लो, तुम्हें उससे बच्चा जरूर हो जाएगा और मेरे हिसाब से यही सही भी रहेगा। और अगर तीसरी से भी ना हो तो चौथी कर लेना। अनिल के पास कोई जवाब नहीं था। सिर झुकाकर वो मेरे घर से बाहर निकल गया। उसने मेरा मन जितना दुखाया था, मेरे मन से बस यही निकला कि तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे। मैं दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। क्यों दुनिया के सारे नियम, सारे कानून सिर्फ औरतों के लिए हैं, आदमियों के लिए क्यों कुछ नहीं है? क्या अगर मेरा बच्चा नहीं हुआ तो मैं खराब हो गई? क्या मैं कोई मशीन थी कि अगर बच्चा दिया तो ठीक और नहीं दिया तो घर के बाहर कर दो और दूसरी मशीन ले आओ? आपको क्या लगता है? आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए।